Assalamu alaikum. Welcome everyone to my inorganic chemistry series. In the previous video, I had started the topic periodic classification and periodicity. Some of its history and a brief arrangement of the periodic table was discussed in that video. If you have not watched this video previously, first go to that video and do watch it. It will help you a lot. In today's video, this is basically a continuation of the previous video. In the previous video, we discussed until the blocks in the periodic table. So today we are going to discuss some more informations about the periodic table and then we will move on to the periodicity. So let's begin. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था ब्लॉक्स पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. अगर हम एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले इनर्ट गैस एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं नोबल गैसेस. नोबल गैसेस आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव. एंड व्हाई दे आर अनरिएक्टिव? क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है. हमारे पास जो बेसिकली हम इसको ज़्यादा प्रिसाइजली कह सकते हैं कि हमारा जो ऑक्टेट होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. सो दे हैव गॉट अ कंप्लीट ऑक्टेट ड्यू टू विच दे आर नॉन रिएक्टिव, और इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं. NH2 NP6 इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है. फिल पी शेल इनमें प्रेजेंट होता है और इनके इतने ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं देखने में मिलते. ज़्यादातर ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह जो हैं ये हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं और ज़्यादातर ये एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. ज़ीनॉन एक एक्सेप्शन है, वो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स बनाती है विद फ्लोरीन. बाकी हमारे पास ज़्यादातर कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. तो हमारे पास इनर्ट गैसेस आ जाती हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द ग्रुप 8A ऑफ द पीरियोडिक टेबल. देन नेक्स्ट हमारे पास है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास नॉर्मल या ए ग्रुप होते हैं. 1A 2A 3A 4A 5A. ठीक है, तो वो वाले सारे हमारे पास नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनमें S और P सब शेल जो होते हैं ये फिल हो रहे होते हैं. NS1 NH2 एंड सो ऑन हम चलते जाते हैं उसके अंदर. तो NH2 NP6 हमारे पास लास्ट आ जाता है. NH2 NP6 तो नोबल है बेसिकली. NH2 NP5 तक जो है ये हमारे पास नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाती है. देन हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनमें डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, और ये हमारे पास इसमें बी ग्रुप आ जाते हैं. मतलब ए जो होते हैं वो हमारे पास नॉन ट्रांजिशन होते हैं ना, और जो बी होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं. 2A 2B 3B 4B. ठीक है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सेंटर में एक बी ब्लॉक होता है. बी एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, डी ब्लॉक होता है. यहाँ पे ए होते हैं और यहाँ पे भी ए होते हैं. 1A एंड 2A एंड देन वी हैव 3A 4A 5A 6A 7A है. तो यहाँ पे जो होते हैं हमारे पास बी वाली क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं. अब इनमें बेसिकली डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है. दो क्लासेस इसकी जो एंड में होती हैं 1B और 2B, इनको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें कम्प्लीटली फिल्ड डी शेल्स होते हैं. मतलब जो डी शेल है उसकी D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है. सो ड्यू टू दिस यहाँ इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह की नहीं होती एज कम्पेयर टू वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल्स जो है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं, लाइक D1 D2 D3 D4. सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज जो 1B और 2B होते हैं. इनमें D10 हमारे पास फिल हो रहा होता है, इसी वजह से हम इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स या सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं. अब इसमें ट्रांजिशन मेटल्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की, जहाँ पे ये आउफको प्रिंसिपल, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रिंसिपल होता है, आउफको प्रिंसिपल, उससे थोड़ा डेविएट करता है. कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब शेल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो उस केसेस में यूजुअली ये NH2 होता है, 4S2 5S2. बट जब हमारे पास ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के केस में आते हैं तो ये 4S या 5S1 हो जाता है. और जो D5 है, मतलब इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग एज D4S2, इट प्रेफर्स टू एग्जिस्ट एज D5S1, क्योंकि हमारे पास जो हाफ फील्ड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू D4. तो D4S2 नहीं एग्जिस्ट करता, हमारे पास D5S1 करता है. इसी तरह से D9S2 एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास. D9S2 डज नॉट एग्जिस्ट. हमारे पास D10S1 एग्जिस्ट करता है. तो अब यहाँ पे ये जो S1 आ रहा है हमारे पास, ये बेसिकली डेविएशन फ्रॉम द आउटगो प्रिंसिपल है, और फर्स्ट सीरीज में ये क्रोमियम और कॉपर के केस में हमें देखने को मिलती है. बाकी इसको डिटेल में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे. मेन इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग को देखते हैं उसको पता चलते हैं. दैट वी हैव गॉट द डी ऑर्बिटल्स इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, वी हैव गॉट नॉन ट्रांजिशन सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, and then we have got some anomalous electronic configuration in case of the half filled and completely filled orbitals. Next we have got the inner transition elements. Fourth class हमारे पास आ जाती है broadly speaking, जो कि F block में हमारे पास आ जाती है, जिसमें
जो F होता है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, और n-2 F1 to 14 इसके अंदर होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी दो लाइंस में लिखी हुई है। इट्स द सेम n-2 F1 to 14 देन n-1 D1 to 10 एंड ns2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये मेन कैटेगरीज थी एलिमेंट्स की। इसी तरह से हम अगर एलिमेंट्स को क्लासीफाई, ये तो हम लोगों ने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और उस बेस पे किया है। अगर हम उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, अब मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, जो यहाँ पे सारे 1A 2A वाली साइड पे होते हैं, मेटल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक रफ सा पीरियोडिक टेबल करूँ तो यहाँ पे 1A और 2A ये मेटल्स होते हैं मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे आगे मेरे पास आ जाती है, यहाँ पे एंड में 8A नोबल गैसेज होती हैं, और इससे पहले ये वाले जो होते हैं हेलोजन्स एंड ऑक्सीजन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली एंड एल्यूमिनियम, यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली वगैरह, ये मेरे पास जो है ये नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो मेरे पास राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे मेरे पास मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स। और इसके अलावा बीच में ये जो डी ब्लॉक है ये भी सारे मेरे पास मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें जनरल फीचर की, तो जो मेटल्स होते हैं ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं वाटर के साथ। एक फीचर इनका ये प्रोमिनेंट होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास NS1 है जैसे, तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या P1 है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ गेनिंग द 5 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ये क्या करेगा, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पसंद करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन आ जाता है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और ये ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स तो हमें पता है सॉलिड्स होते हैं, मेलिएबल, डक्टाइल, और वो सारे फीचर्स मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक थर्ड क्लास भी हमारे पास आ जाती है पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम मेटलॉइड्स का नाम देते हैं या सेमी मेटल्स का नाम देते हैं। ये इनकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती हैं। कुछ मेंबर जिसमें 3A के, 4A के और 5A के जो हैं ये मेटालॉइड्स हैं, और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब मेटल्स का हमने बात की वो बेसिक बनाते हैं, नॉन मेटल्स का कहा कि वो एसिडिक बनाते हैं, लेकिन जो मेटालॉइड्स हैं ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जनरेट करते हैं। और हमारे पास कॉमन जो मेटालॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो ये 7 हैं। इनको हम मेमोराइज कर सकते हैं: सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सीनियम, एंटीमनी, ट्रेलियम, पोलोनियम एंड AT। ये हमारे पास 7 जो है टोटल यहाँ पे मेटालॉइड्स प्रेजेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारे पास एक जनरल सी क्लासिफिकेशन हो गई। देन हम लोगों ने एक चीज़ पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है इसके ऊपर थोड़ी डिबेट रही है। तो उसकी क्या रीज़न है कि इसकी सिमिलैरिटी है विद द ग्रुप 1A, ग्रुप 4A एंड ग्रुप 7A। इन तीन ग्रुप्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है। कैसे? अब अगर हम इसको ग्रुप 1A के साथ कंपेयर करें तो सिमिलैरिटीज क्या है कि हाइड्रोजन H+ बनाता है, ग्रुप 1A भी बनाता है। फिर ग्रुप 1A के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जैसे कि हेलोजन्स के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है जो कि एक हेलोजन और सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसी तरह हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है और HCl बनाता है। तो मतलब सिमिलैरिटी आ गई। इसके अलावा ये आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, 1A आयनिक कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन भी आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो ये तीन सिमिलैरिटीज हमारे पास आ गई बिटवीन द हाइड्रोजन एंड बिटवीन द 1A एलिमेंट्स। One is the H+ ion formation, second is a combination with electronegative elements like halogens, and third is the formation of the ionic compounds. But differences क्या है कि 1A को हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स, मतलब 1A में हमारे जितने एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। फिर हमारे पास जो मेटल्स हैं ये एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं, अगर फ्री फॉर्म में हो, सोडियम है तो वो Na एग्जिस्ट करेगा, Na2 नहीं एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये कि एज अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास H की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, रेयर केसेस में करता है। हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हो गए विद द ग्रुप 1A। देन ग्रुप 4A के 7A के साथ अगर हम देखें तो अब 7A में जैसे फ्लोरीन है या क्लोरीन है तो वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर जो ये फ्लोरीन क्लोरीन होते हैं हेलोजन, ये F-1 बना सकते हैं, एनाइन बना सकते हैं, एनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी हमारे पास एनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड,
ठीक है। ये हमारे पास H प्लस होता है, ये प्रोटॉनिक प्रोटॉन हम इसको कहते हैं यूजुअली, और ये H माइनस जो होते हैं इसको हम हाइड्राइड फॉर्म कहते हैं। और थर्ड सिमिलैरिटी क्या है कि ये भी हमारे पास हेलोजन्स भी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन भी गैसेस। बट डिसिमिलैरिटीज क्या आगे, क्योंकि H प्लस भी बना सकता है लेकिन हेलोजन H प्लस नहीं बना सकते। फिर हाइड्रोजन हमारे पास स्टेबल ऑक्साइड्स बना सकता है, जैसे अगर हम एक कॉमन H2O की बात करें तो ये एक ऑक्साइड है हाइड्रोजन का। बट हमारे पास फ्लोरीन या क्लोरीन ये ऑक्साइड्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें 6A में हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और 7A में हमारे पास हेलोजन होते हैं। मतलब बिल्कुल पास पास है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब इतने ज्यादा क्लोज हैं, मतलब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा, तो इनके जो कंपाउंड्स उनकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इस वजह से ऑक्साइड स्टेबल नहीं बना सकता हेलोजन, जबकि हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो ये इसकी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज होगी विद हेलोजन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ आ जाता है, जिसमें हमारे पास कार्बन फैमिली बेसिकली है। अब इसके साथ क्या सिमिलैरिटी है कि हाफ फिल्ड वैलेंस शेल है। जो कार्बन फैमिली होती है उसमें हमारे पास हाफ फिल्ड होता है वैलेंस शेल, ठीक है, NH2 NP2 होता है, NP2 होता है। मतलब टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में। कंप्लीट ऑक्टेट 8 होता है ना, तो 8 का हाफ 4। इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में डुप्लेट रूल फॉलो होता है, तो हाइड्रोजन में NS1 होता है, 1s1 होता है बेसिकली। तो टोटल 2 होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 1 होती है, तो 2 का हाफ 1। तो दोनों दोनों में हाफ फील्ड वैलेंस शेल होती है। सेकंड थिंग इज कि ये दोनों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। जो कार्बन है उसको भी हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को, और हाइड्रोजन को भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी सिमिलैरिटीज होगी। लेकिन कार्बन की हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं, कैटिनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग्स, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं कि कार्बन हमारे पास ये सारी कैपेबिलिटीज रखता है। बट हाइड्रोजन का हमने कहीं पे भी लॉन्ग चेन कंपाउंड्स नहीं देखे या उसको मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हुए नहीं देखा, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो मल्टीपल बॉन्ड कैसे बना सकता है? तो हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म द लॉन्ग चेन कंपाउंड एंड इट कैन नॉट फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये हमारे पास चीजें जो है इसको डिस्टिंग्विश करती हैं इससे। अब ये इसकी डिबेट की रीजन थी कि हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज आ रही थी इसके ग्रुप नंबर 1 से, 4 से एंड 7 से, एंड देयर वर सम डिफरेंसेस एज वेल। सो जब एंड पे डिसाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन को, तो चूंकि उसकी जरा ज्यादा रिजेम्बलेंस 1A के साथ आ रही है, पार्शियल रिजेम्बलेंस वहां पे, तो उसको जो है वो 1A के टॉप पे हम लोग कन्वेंशनली प्लेस करते हैं, ऑल्दो के वहां पे भी इसके कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। बट स्टिल अगर जस्टिफाई किया जाए तो सबसे ज्यादा जो सिमिलैरिटी है वो 1A के साथ आ रही थी, तो इस वजह से उसको वहां पे प्लेस कर दिया गया। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ज्यादा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा नहीं ख्याल ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यू में अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है अगर कोई टॉपिक पे, तो वहां पे मेरे ख्याल से ये चीज हेल्पफुल होगी, तो इसको एक दफा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ जो सर्टेन कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्टिविटीज के ट्रेंड्स को देखेंगे, जैसे कि हम हाइड्राइड्स को देखेंगे, फिर हम ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पीरियोडिसिटी पे चले जाएंगे फॉर्मली, जहाँ पे हम शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज वगैरह उन चीजों को ब्रीफली देख लेंगे। तो पहले हमारे पास आ जाती हैं केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हम हाइड्राइड्स को यहाँ पे देख रहे हैं। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? जिनमें H-1 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन्स। अब हाइड्राइड्स बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन 1.8, तब हमारे पास हाइड्राइड्स जो है वो सही बनते हैं, मतलब स्टेबल हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं। अब जो ग्रुप 1A और 2A हैं इनके हाइड्राइड सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स होते हैं। सॉल्ट लाइक होते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में कंडक्टर्स होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे। जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके जो हाइड्राइड्स हैं दे आर हार्ड, उनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब जो मेटल और नॉन मेटल्स हैं इनके जो हाइड्राइड्स हैं, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वगैरह, और वैसे भी ये मेटल्स में जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जो नॉन मेटल्स और इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो नॉन मेटल्स के केस में या मेटलॉइड्स के केस में जो हाइड्राइड्स होते हैं वो गैसेस या लिक्विड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर्स एंड कोवेलेंट इन केस ऑफ मेटलॉइड्स। अब इसमें जो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है, ये बेसिकली ये 2A के मेंबर्स हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बट ये सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स नहीं बनाते, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं, जो कि कोवेलेंट होते हैं और पॉलीमेरिक होते हैं, मतलब जैसे मेटलॉइड्स बनाते थे वैसे बनाते हैं, 2A जैसे नहीं बनाते। अब इस एक्सेप्शन की रीजन क्या है कि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज वेरी क्लोज टू हाइड्रोजन, बिल्कुल हाइड्रोजन के पास पास पड़े हुए हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, तो फिर ये कोवेलेंट और पॉलीमेरिक बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बना पाते। फ्लोरीन हमारे पास स्टेबल हाइड्राइड बनाता है, और जो थेलियम, लेड और बिस्मथ है ये लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जनरल सी हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन थी। आगे नेक्स्ट में इसके ट्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रेंड्स आ जाते हैं, अगर हम 1A और 2A की बात करें, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो हमारे पास साइज बड़ा हो जाता है।
और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, क्योंकि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होती है, ग्रुप में वो कम होती है। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो एटॉमिक साइज हमारा बढ़ जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो इस इन सारे फैक्टर, साइज इंक्रीज होने से, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने से हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड्स की वो कम हो जाती है। ये इसका यहाँ पे ट्रेंड था। और जो मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स हैं इनके केस में, मतलब ये हम लोगों ने इनके केस में स्टडी किया। जो मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स हैं इनके केस में, जब हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं तो हमारे पास साइज तो बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलराइजेबिलिटी और इन सारे फैक्टर्स के इंक्रीज होने की वजह से जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की, वो मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, जबकि मेटल्स के केस में 1A और 2A के केस में वो डिक्रीज होती है। ये हम लोगों ने हाइड्राइड्स का ब्रीफली देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। तमाम मेटल्स एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बना सकते हैं ऑक्साइड्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। और ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन होती है ये हमारे पास -2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, विद एक्सेप्शन ऑफ OF2 एंड O2F2, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी साथ है। तो इन केसेस में फिर ऑक्सीजन जो है वो +2 और +1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये -2 में एग्जिस्ट करती है। अब अगेन जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये आयनिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। अब यहाँ पे ये वाला ट्रेंड जो है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस आ जाता है अक्सर कि हमारे पास वो दो ऑक्साइड्स दे देते हैं। जैसे हमें दे दिया गया MnO2 और Mn2O7, और उन्होंने कहा है जी बताएं कि किसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल सा रिलेशन है कि अगर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी हुई हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम या मेटल। मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जो भी एटम अटैच्ड है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो इतनी कम होगी। जैसे अगर मेरे पास MnO2 और Mn2O7 दिया हुआ है, अब उन्होंने पूछा है कि बताएं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी। अब इस केस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन की -2 होती है, तो -2 × 2, क्योंकि दो एटम है तो -4 हो जाएगी। -4 हो जाएगी तो इसकी क्या हो जाएगी, +4। अब इसमें मैं अगर निकालूं तो यहाँ पे 7 है, -2 होती है, 7 × 2 = 14, -14, और यहाँ पे +14 आ जाएगी। +14 है लेकिन दो एटम है, तो 14 ÷ 2 7। तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। सो इट इज एप्लीकेबल हियर। अब अगर हम देखें कि इसमें हमारे पास मैंगनीज की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है और यहाँ पे जो है ये +7 आ रही है, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले की है। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी ना, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास Mn2O7 की ज्यादा होगी देन MnO2। लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसका इनवर्स ट्रेंड है, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर यहाँ पे हमारे पास MnO2 की ज्यादा होगी और Mn2O7 की कम होगी। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये ऑक्साइड्स से मैंगनीज के। अब इसमें +2 +3 +4 +7 ये इस तरह से जा रहा है। तो जैसे जैसे ये बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ के ट्रेंड्स दिए हुए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के ट्रेंड है यहाँ पे। तो जैसे जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इसी तरह ये क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, इनमें भी सेम ही है। जैसे यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 होगा, फिर यहाँ पे +4 होगा। इसी तरह से बाकियों के भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे +6 होगा। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है विच इज फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। देन हमारे पास होता है H2PO3, HPO2। इस तरह से मतलब ये कि इसमें ये होता है कि यहाँ पे H4PO3 और H5PO2, आई एम नॉट श्योर अबाउट द हाइड्रोजन्स, बट मेन थिंग इज दिस कि यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे जैसे कम हो रही हैं तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे यूजुअली देखो तो ये एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आए, ठीक है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन आए यहाँ पे। तो अगर मैं सर लेट्स से मतलब मैं Mn2 वालों को नहीं देखती, जस्ट Mn वालों को देखती हूँ, ठीक है, ये Mn वाला है और ये भी Mn वाला है। तो अगर मैं इसको जनरली देखूँ तो मैं बगैर ऑक्सीडेशन स्टेट देखे भी बता सकती हूँ कि यहाँ पे O2 आया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। इसी तरह से यहाँ पे देखो एक एक क्लोरीन था ना सारों में, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रहे थे वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड में जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे PO4 वाला जो है इसकी कम होगी एज कम्पेयर टू PO2 वाला। साथ में हाइड्रोजन मुझे कंफर्म नहीं है, बट ऑक्सीजन इसमें
वैसे तो ये होता है ना कि ऑक्सीजन का नंबर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है यूजुअली। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के केस में जो ऑक्सीजन बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन इंक्रीज होता है ना तो वो ओ एच की फॉर्म में इंक्रीज होता है, मतलब जिसमें PO4 है तो इसमें ओ एच ज्यादा होंगे, मतलब यहाँ पे ओ एच जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब ओ एच इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ओ एच तो बेसिसिटी को इंडिकेट करते हैं। तो यूजुअली हमारे पास ये होता है कि ऑक्सीजन इंक्रीज करने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बट फॉस्फोरिक एसिड के केस में डिक्रीज होती है उसके फॉस्फोरस के एसिड डेरिवेटिव्स में, क्योंकि ऑक्सीजन इंक्रीज होना बेसिकली ये शो कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ओ एच इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस वजह से इसमें जरा सी एक्सेप्शन थी कि चूंकि ओ एच ज्यादा होना बेसिसिटी को इंडिकेट करता है, तो इसलिए इस केस में हमारे पास जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज करती है। इसके एग्जैक्ट फॉर्मूलाज आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएंगे, बस इसमें यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन थी। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं आयनिक ऑक्साइड एंड कोवेलेंट ऑक्साइड्स। आयनिक ऑक्साइड जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं, और जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बेसिक हाइड्रोक्साइड्स आते हैं, मेटल्स के साथ फॉर्म होते हैं और ये बेसिक होते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये हमारे पास एक मेटल का ऑक्साइड है, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि एक बेस है। अब जो कोवेलेंट ऑक्साइड्स हैं जैसे कि नॉन मेटल्स के, जैसे सल्फर का ऑक्साइड है SO3, सल्फर इज अ नॉन मेटल, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा जो कि एक ऑक्सी एसिड है। तो आयनिक ऑक्साइड बेसिस देते हैं और कोवेलेंट ऑक्साइड एसिड्स देते हैं। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं ये वाटर में डिजोल्व ही नहीं होते, ये एसिडिक या बेसिक मीडियम में डिजोल्व होते हैं। और एम्फोटेरिक जनरल एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं एल्यूमिना की, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड। अब हमारे पास जनरल अगर हम ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मेटल्स होते हैं 1A और 2A में, और यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर बेसिक, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक। जैसे जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं तो हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ आ रहे हैं, मतलब हमारे पास जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज होती है और जो एसिडिटी है हमारे पास वो इंक्रीज होती है। अब अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, मेटल्स की डाउन द ग्रुप जाए तो हमारा जो बेसिक करेक्टर है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर जो न्यूक्लियर की पुल है वो कम हो जाती है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज है वो ईजी होता चला जाता है। अगर हम लेविस डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास जो बेस होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है उतना ही ज्यादा हमारे पास जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो हमारे पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है बेसिसिटी मेटल्स के केस में। अब ट्रांजिशन मेटल्स जो आ जाते हैं हमारे पास जो बीच में डी ब्लॉक के आ जाते हैं, दे फॉलो द रिवर्स ट्रेंड, क्योंकि उनमें डाउन द ग्रुप साइज इतना इंक्रीज नहीं होता बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनका साइज इंक्रीज नहीं होता, इतना ज्यादा न्यूक्लियर पुल उन पे स्ट्रॉन्ग रहती है। तो उसमें ये होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं वैसे वैसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज होती चली जाती है, तो उस वजह से वहां पे फिर बेसिसिटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। अदरवाइज मेटल्स की बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। देन हम नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें एसिडिक ट्रेंड की, तो उनकी जो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती चली जाती है। मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, विच मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है वो कम हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की उसको अपनी तरफ पुल करने की जो पावर है वो कम हो रही है डाउन द ग्रुप, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स फॉर नॉन मेटल्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये ऑक्साइड्स के ट्रेंड्स थे। देन हमारे पास आ जाते हैं हेलाइड्स। हेलाइड्स बेसिकली बाइनरी कंपाउंड होते हैं हेलोजेंस के। अब 1A और 2A जो है ये आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं। देन पॉलीमेरिक हमारे पास 3A के बेरिलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम ये बनाते हैं। और जो 4A to 7A है ये हमारे पास कोवेलेंट हेलाइड्स बनाते हैं। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अक्रॉस अ पीरियड हमारे पास आयनिक कैरेक्टर ऑफ हेलाइड्स डिक्रीज करता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट हेलाइड्स बनना ज्यादा प्रेफर होते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि यहाँ पे हमारे पास आयनिक बन रहे थे, यहाँ पे कोवेलेंट, तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डाउन अक्रॉस अ पीरियड, सॉरी, एंड डाउन द ग्रुप हमारे पास जो आयनिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता चला जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आयनिक कैरेक्टर है या कोवेलेंट कैरेक्टर है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं जिसको हम फजान रूल का नाम देते हैं। फजान रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास केटाइन स्मॉल हो, एनाइन लार्ज हो और चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, यानी कि पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो,
तो हमारे पास उस पार्टिकुलर कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। मतलब मेरे पास अगर कंपाउंड ए दिया हुआ है और कंपाउंड बी दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि बताएं इनमें से कोवेलेंट कौन सा है, तो मैं क्या उसका देखूंगी कि कौन सा वाला ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर स्मॉल केटाइन है, लार्ज एनाइन है और हाई चार्ज डेंसिटी है। तो उस केस में उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग जो दो कंपाउंड है उनमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा, कोवेलेंट आयनिक वाले में इसी के सारे रिवर्स होंगे। मतलब इसमें स्मॉल केटाइन है तो आयनिक में लार्ज केटाइन होगी, इसमें लार्ज एनाइन है तो आयनिक में स्मॉल एनाइन होगी, मतलब इसका इन्वर्स हो जाता है। तो हम जनरली कोवेलेंट का इसके फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्मॉल केटाइन होना चाहिए, लार्ज एनाइन होना चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ एंड हाई पोलराइजेबिलिटी। इसको हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम आयोडाइड की है, ठीक है। अब अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर करना है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम तो दोनों में सेम है। अब फ्लोरीन वर्सेस आयोडीन अगर मैं देखूं तो साइज, ये फ्लोरीन और आयोडीन मेरे पास फ्लोराइड और आयोडाइड है, मतलब ये यहाँ पे मेरे पास एनाइंस है। अब मेरे पास फजान रूल के अकॉर्डिंग जितनी लार्ज एनाइन होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यहाँ पे मेरे पास लार्ज कौन सी है, आयोडाइड, साइज ऑफ आयोडाइड ज्यादा है। तो इन दोनों में मेरे पास कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो एल्यूमिनियम आयोडाइड का ज्यादा होगा। फिर हमारे पास आ जाता है लेड क्लोराइड और लेड टेट्राक्लोराइड। अब इनमें लेड लेड भी सेम है, क्लोराइड क्लोराइड भी सेम है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। यहाँ पे -2 और +2 है और यहाँ पे -4 और +4। अब हाई चार्ज डेंसिटी अगर हो तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल वो कोवेलेंट कैरेक्टर को इंडिकेट करती है। तो ये मेरे पास यहाँ पे कोवेलेंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम हेलोजेंस में बात करें, हेलोजेंस जो होते हैं ये यूजली एज एन एनाइन एग्जिस्ट करते हैं, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इन द फॉर्म ऑफ एनाइन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये किसी भी कंपाउंड में एज एन एनाइन होंगे तो एनाइन का जितना बड़ा साइज होता जाता है उतना ही ज्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर उसका इंक्रीज होता जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना इंक्रीज होता है उतना उसका आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है। तो हम अगर डाउन द ग्रुप हेलोजेंस में मूव करते हैं तो हमारे पास आयनिक कैरेक्टर उसका डिक्रीज होता चला जाता है क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करेंगे, हमारे पास केटाइंस की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स हैं प्लस फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम इनमें डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जो केटाइन का साइज है ये इंक्रीज होता जाता है। स्मॉल केटाइन कोवेलेंट कैरेक्टर को इंडिकेट कर रही थी, तो मतलब लार्ज केटाइन हमारे पास आयनिक कैरेक्टर को इंडिकेट कर रही होगी। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ द आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इनका इंक्रीज करता है, और हेलोजन का जो आयनिक कैरेक्टर है वो चूंकि एनाइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो इस तरह से हम फजान रूल को अप्लाई करके कोवेलेंट फाइंड कर सकते हैं और उसका इन्वर्स एग्जैक्टली कर दें तो हमें उससे आयनिक पता चल जाता है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ग्रुप 1, 2, 3 और 4 तक ये फॉलो होते हैं। इनमें हम अगर देखें तो जो मेंबर्स होते हैं ये डायगोनल रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। यहाँ पे बना हुआ भी है कि हमारे पास जो एक मेंबर है वो अगले ग्रुप के सेकंड नंबर वाले मेंबर के साथ रिजेंबल करता है। मतलब लिथियम जो है वो मैग्नीशियम से रिजेंबल करेगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम से रिजेंबल करेगा, बोरॉन सिलिकॉन से रिजेंबल करेगा। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है और ये अप टू ग्रुप 4A फॉलो होता है, 4A से आगे नहीं होता। अब इसके रीजंस क्या क्या है, एक तो ये कि ये जो फर्स्ट फर्स्ट मेंबर है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, इनके जो साइजेस हैं दे आर वेरी स्मॉल, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इनका चार्ज टू रेडियस रेशियो ज्यादा होता है। तो इन तीन रीजंस की वजह से ये जो है डायगोनल रिलेशन हमारे पास शो करती है। देन हमारे पास पीरियोडिसिटी आ जाती है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट है। एज यू ऑल नो कि हमारे पास जो रिडक्शन होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, अब इसके अगर लेट से एक शेल है, दूसरे शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी पुल ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर एक न्यूक्लियस और उसके बीच में कई शेल हैं, 4-5 शेल है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर है, क्योंकि बीच वाले शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस की पुल होगी एज कम्पेयर टू ये वाले इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की पुल है वो कम होगी। वो कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने इसको न्यूक्लियस के इफेक्ट से शील्ड कर लिया है। तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी नहीं आई जितनी कि आनी चाहिए थी, बल्कि वो कम हो गई। सो दिस रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल न्यूक्लियस का चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो जितना वो डिक्रीज होता है उसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सिग्मा का नाम देते हैं। और अब जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो एक्चुअल जी है, और जो चार्ज ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो जी इफेक्टिव है, और जी इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज है, लेस है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल जी बाय द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस सिग्मा, वेयर जी इज अ न्यूक्लियर चार्ज। अब सिग्मा को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें हम क्या करते हैं 0.35 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल प्लस 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको हम ऐड कर देते हैं। अब इसको कैसे करते हैं हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर का हम लोगों ने देखना है कि जो इसका लास्ट शेल है 4s1 है,
4s1 का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं देखना चाहूँ कि इस 4s1 के ये जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन 4s1 वाला है कॉपर का, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसके ऊपर जी इफेक्टिव कितनी है, मुझे इसके ऊपर जी इफेक्टिव कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए पहले मुझे इसका सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो मैं सिग्मा कैसे निकालूंगी, इस लेटर रूल को लगा के। अब मैं क्या करूंगी, 0.35 मैंने लिखा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, मैं फोर्थ शेल में फाइंड आउट कर रही हूँ ना, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो है जिसके ऊपर मैं फाइंड कर रही हूँ, उसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है नहीं है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो आ गया। प्लस 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल, n-1 मतलब 4 - 1 3। अब 3 में देखो तो 3s2 है, 3p6 है, 3d10 है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8 + 10 18, तो 0.85 इंटू 18। उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पीछे कितने बचे हैं हमारे पास, ये 6 और 2 8 बचे, और ये 2 10, तो टोटल 10 हमारे पास बचे। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 25.3 आ गया। अब ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आई है। जी इफेक्टिव की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम लोग जो चार्ज है कॉपर का 29 उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसमें से सिग्मा को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो जी इफेक्टिव है वो 3.7 है। तो ये इतनी ज्यादा डिक्रीज हो गई है। न्यूक्लियस का जो चार्ज था वो 29 था, और वो जो 29 प्रोटॉन्स की वजह से था, बट वो जो उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है उसके 4s1 इलेक्ट्रॉन पे, दिस इज ओनली 3.7। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो पीरियड में हमारे पास कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पीरियड में हमारे पास शेल कांस्टेंट रहता है, एडिशनल शेल नहीं आता। लेकिन ग्रुप में हमारे पास एक एक शेल हर एक मतलब नीचे जैसे जैसे हम जाते जाते एक एक शेल इंक्रीज होता चला जाता है। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, पीरियड में हमारे पास कांस्टेंट रहता है। ये शील्डिंग इफेक्ट हो गया। देन हमारे पास आ जाता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ये क्या होता है बेसिकली, कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। ऑर्बिट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आउटर शेल, इसके बीच में कितना फर्क है, कितना डिस्टेंस है, ये इसका रेडियस है। अब रेडियस को हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते उसकी, हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, तो उसको एब्सोल्यूट मेजरमेंट उसकी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम लोग इसका एग्जैक्ट साइज नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम इसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास तीन ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस। इसको हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज इट्स हाइड्रोजन H2 है, ठीक है, और ये एक दूसरा H2 है, क्योंकि एक कंटेनर में एक हाइड्रोजन तो नहीं होता, ज्यादा होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लूंगी, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इनके बीच में मैं अगर ये वाला डिस्टेंस लूं बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाला मैंने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, लेट सपोज इट इज इक्वल टू आर, और इस आर को मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, इसका हाफ ले लूं, तो ये जो मेरे पास रेडियस आएगा ये मेरे पास आएगा इसका कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। और अगर मैं एक मॉलिक्यूल का नहीं लेती, बल्कि मैं क्या करती हूँ, जो दो मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों आपस में बॉन्डेड है, ये दोनों आपस में बॉन्डेड है, ये नेबरिंग है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये जो नेबरिंग है, अगर मैं इनके सेंटर्स के बीच में यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ, और लेट्स सपोज मेरे पास आता है आर, और इस आर को अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 करती हूँ, तो अब ये जो मैंने रेडियस कैलकुलेट किया है ये इसका वैन डर वाल्स रेडियस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि हम कोवेलेंट रेडियस जो होता है ये विद इन एक मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करते हैं, और जो वैन डर वाल रेडियस होता है ये नेबरिंग मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, एंड दिस इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। और तीसरा हमारे पास आ जाता है आयनिक रेडियस। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक आयन है, जैसे लेट्स सपोज सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम प्लस है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, सोडियम हमारे पास लेट सपोज दो ही है, मतलब मैं इसके एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नहीं लिख रही है, मैं रैंडमली बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो है इसका, ये कहाँ तक पुल एक्सर्ट कर सकता है, अगर ये यहाँ तक पुल एक्सर्ट कर सकता है ना, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास आयन है ना, तो आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। अगर ये लेट सपोज यहाँ तक एक्सर्ट कर सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी मेटल एम है उसकी केटाइन यहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर सकती है, तो उसका ये आयनिक रेडियस हो जाएगा। तो आयनिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस और पॉइंट अप टू विच द न्यूक्लियस एक्सर्ट्स इट्स पुल, इनके बीच में जो रेडियस होता है इसको हम आयनिक रेडियस कहते हैं। तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें एडिशनल चीजें हैं कि आयनिक रेडियस एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, मेटल है, और साथ में कोई भी एक्सेल सपोज, ठीक है, अब मैं कहूँ कि इस कंपाउंड का जो आयनिक रेडियस है वो कितना होगा, तो इस कंपाउंड का आयनिक रेडियस इक्वल होगा आयनिक रेडियस ऑफ एम प्लस के, मतलब जब एम प्लस इंडिपेंडेंट था, प्लस आयनिक रेडियस ऑफ एक्स माइनस के। मतलब ये कि
अगर मेरे पास mx एक कंपाउंड है, वो m और x के मिलने से बना है, तो जो इसका आयनिक रेडियस होगा वो आयनिक रेडियस ऑफ m प्लस और आयनिक रेडियस ऑफ x माइनस, उनको अगर मैं ऐड करूंगी तो भी मेरे पास इसका आयनिक रेडियस आ जाएगा। तो आयनिक रेडियस जो होता है इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर वंडरवॉल्स रेडियस हमारे पास मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये फिक्स्ड भी नहीं होता, और ये डिपेंड करता है इफेक्टिव पैकिंग साइज ऑफ एटम पे, क्योंकि नेबरिंग पे डिपेंड कर रहा है ना। अब अगर बहुत रेगुलर पैकिंग होगी तो हमारे पास उसकी वैल्यू और आएगी, अगर रैंडम पैकिंग होगी, बीच में बहुत एम्प्टी स्पेसेस होंगे, तो नेबरिंग और दूर दूर हो जाएंगे, फिर उस केस में वैल्यू और आएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव पैकिंग ऑफ द एटम्स, और इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मेटल्स। अगर हम जनरल बात करें तो वंडरवॉल रेडियस इज द ग्रेटेस्ट, अगर हम सारे रेडियस को कंपेयर करें। देन मेटालिक आ जाता है हमारे पास, देन एनाइनिक, कोवेलेंट एंड केटाइनिक। ठीक है, दिस ट्रेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम लोग अगर बात करें एनाइन और केटाइन की आपस में, तो हमारे पास ए9 जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, पेरेंट से बड़ी होती है, और केटाइन जो होती है पेरेंट से स्मॉलर होती है। क्योंकि ए9 में नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन ज्यादा होती है, तो वो बड़ा हो जाता है। केटाइन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस की पोल इंक्रीज होती है, तो वो छोटा हो जाता है। अब इसमें मजीद अगर नेगेटिव चार्ज से वो इंक्रीज हो रही है, तो अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, पहले वो -1 था, फिर वो -2 हुआ, फिर वो -3 हुआ, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है वो और फैलती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, साइज उसका इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारे पास जो एनाइन होती है उसके केस में विद द इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज हमारे पास साइज जो होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन के टाइम में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, वो न्यूक्लियस और ज्यादा उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसमें ऑपोजिट ट्रेंड फॉलो होता है। सबसे ज्यादा हमारे पास साइज होता है उसका जिसका साइज जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है। तो ये थोड़े ट्रेंड्स है इसके। एनाइंस में हमारे पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से जो है वो साइज इंक्रीज होता है, और केटाइन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से साइज जो है वो डिक्रीज होता है। पीरियड्स और ग्रुप्स की अगर हम बात करें, तो पीरियड में हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो पुल है जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है, और शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है। तो पीरियड में हमारे पास जो साइज है वो छोटा होता चला जाता है। लेकिन जो ग्रुप है उसमें हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, एडिशनल शेल भी हमारे पास आ रहा है। तो ग्रुप में अगर हम जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं, हमारे पास जो साइज है वो इंक्रीज होता चला जाता है, चाहे वो एटॉमिक साइज में, चाहे वो हम वंडरवॉल की बात करें या एनाइनिक की या केटाइनिक, जोन सा भी हम ले लेना, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे पास सारे रेडियाई इंक्रीज करते हैं, और अक्रॉस द पीरियड हमारे पास डिक्रीज करते हैं। एक और चीज यहाँ पे आ जाती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट इनका रेडियस डिफरेंट होता है, क्योंकि इनके चार्ज डिफरेंट होते हैं। बेसिकली इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इनके एलिमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं, इनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे पास ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, ठीक है, मैग्नीशियम +2, सोडियम प्लस, फ्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन -2, ठीक है। अब अगर हम इनको साइजेस के बेसिस पे अरेंज करें, तो हम लोगों ने देखा था कि जो के टाइन का साइज होता है इट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द ए9। के टाइन सबसे छोटी होती हैं, ए9 बड़ी होती हैं। तो हम लोग पहले इस साइड पे केटाइंस को लिख लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम सोडियम आ गया, और एनाइंस यहाँ पे। अब एनाइंस में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है, दिस इज -2, तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइज इंक्रीज होता है, और केटाइंस में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता है। तो सबसे छोटा वो होगा जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और सबसे बड़ा वो होगा जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस बेसिस पे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इस ट्रेंड के अंदर हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनाइज करने की एबिलिटी मतलब ये कि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, गैसियस एटम, और उससे हम लोगों ने गैसियस केटाइन बनानी है। तो इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कुछ एनर्जी उसको बाहर से देनी पड़ेगी, तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इसकी डेल्टा ई जो है उसका पॉजिटिव साइन होगा। यूनिट्स हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर मोल में और किलो जॉल पर मोल में। ट्रेंड्स इसके हमारे पास अक्रॉस अ पीरियड ये इंक्रीज करती है, और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि साइज डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियर पुल ज्यादा होती है, तो उसको निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता चला जाता है इलेक्ट्रॉन को, तो उस वजह से एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल वो इंक्रीज होता है। लेकिन डाउन द ग्रुप जो है ये डिक्रीज करता है, क्योंकि ये सारा इन्वर्स हो जाता है। मेटल्स की लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ईजी होता है। नॉन मेटल्स का हाई आईपी होता है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। अब इनमें एक्सेप्शन आ जाती हैं 2a, 5a और 8a के केस में, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड वाला केस आ जाता है। अब जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे 2a में NH2 होता है, 5a में NP3 होता है, 8a में NP6 होता है। NH2 और NP6 ये हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड है, और NP3 हमारे पास हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड के केस की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू द होम्स रूल। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो इस वजह से हमारे पास ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। मतलब ये कि 2a जो है इसकी IP3a से भी ज्यादा होती है।
ऑल्दो कि हमारे पास 2a पहले आता है, 3a बाद में आता है, तो 3a की ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि पीरियड में इंक्रीज करती है, बट 2a की 3a से ज्यादा होती है, इसी तरह 5a की 6a से ज्यादा होती है, और 8a की सबसे ज्यादा आईपी होती है बिकॉज इट हैज गॉट द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आ जाती है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी वैल्यू कम होती है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता है एज कम्पेयर टू द सेकंड एंड एज कम्पेयर टू द थर्ड। क्यों? क्योंकि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो हमारे पास M प्लस बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह जब हम सेकंड निकालते हैं तो M+2 बन जाता है। अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जो न्यूक्लियस की पुल है इलेक्ट्रॉन के लिए वो इंक्रीज होती चली जा रही है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पीशीज व्हिच हैव गॉट ऑलरेडी गॉट अ हाई पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उसकी पुल ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, थर्ड उससे भी ज्यादा होती है। अगर हम ऑर्बिटल्स को अरेंज करें कंप्लीटली फिल्ड हाफ फील्ड वालों को, तो सबसे जो कम होती है वो D5 की होती है स्टेबिलिटी या आयनाइजेशन एनर्जी, देन P3 आ जाता है, ये दोनों हाफ फील्ड है। देन हमारे पास D10 आ जाता है और P6 आ जाता है। P6 जो है ये हमारे पास नोबल गैस की है और इसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली रिलेटेड है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस की पुल इंक्रीज होती चली जाएगी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, क्योंकि जितना बड़ा होता जाएगा साइज उतना ज्यादा न्यूक्लियर का पुल जो है वो डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन का निकालना ईजी हो जाएगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, क्योंकि n बेसिकली यही इंडिकेट करे कि एक एडिशनल शेल जो है वो आ रहा है जिससे साइज इंक्रीज हो रहा है। फिर s की हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है, देन p d एंड f, क्योंकि s में स्फेरिकल होता है तो न्यूक्लियस की पुल बहुत ज्यादा होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हमारे पास M+2 की सबसे ज्यादा होती है और M-2 की सबसे कम होती है, मतलब केटाइन और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका आईपी ज्यादा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या फर्क है? आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमारे पास गैसियस मेटल लाइन बनती है और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें हमारे पास हाइड्रेटेड मेटल लाइन बनती है। तो ये इनमें डिफरेंस है, दोनों में बेसिकली होता यही है कि हमारे पास मेटल लेते हैं और मेटल से या हम जो है वो उसकी केटाइन बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। लेकिन इसके अंदर हमारे पास वो गैसियस स्टेट में फॉर्म हो रही होती है और इसके केस में हाइड्रेटेड मेटल लाइन फॉर्म हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाती है, देन इसको हम थोड़ा क्विकली देख लेते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं मेटल के अंदर, एटम के अंदर, अपने मेटल में ही यूजुअली नॉन मेटल्स में होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं इनटू द आइसोलेटेड गैसियस एटम और हमारे पास नेगेटिव एनाइन जनरेट होती है। अब चूंकि हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे बल्कि उसको ऐड कर रहे हैं तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पिछला वाला हमारे पास एंडोथर्मिक था या आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन उसके बाद फर्दर जो होती है E A2 जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव आयन हम लोगों ने बना लिया। पहले हमारे पास X था, ठीक है, अब मैंने X माइनस बना लिया। अब इस X माइनस में मैं एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाहती हूँ, तो ऑलरेडी इसके अंदर X माइनस है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्जन जो है इनको फेस करनी पड़ेगी, जिस वजह से ये प्रोसेस इतना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। पीरियड में हमारे पास ये इंक्रीज करती है, वही एटॉमिक साइज और इफेक्टिव चार्ज की वजह से, और ग्रुप में डिक्रीज करती है। अगेन एक्सेप्शन हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड की आ जाती हैं। जो 2a है उसकी 1a से कम होती है, देन 5a के 6a से कम होती है, और 8a की 0 होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि 8a ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, उसके पास जगह ही नहीं है, तो कहेगा मैं किधर इलेक्ट्रॉन रखूँ। और सो उसकी जो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज वेरी मच क्लोज टू जीरो। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन नहीं है बट थ्योरेटिकली वो ये कहते हैं कि जीरो है या बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू होती है। हेलोजेंस में हमारे पास रेगुलर ट्रेंड नहीं आता, क्लोरीन देन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब फ्लोरीन यूजुअली तो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए था, वो क्लोरीन के बाद क्यों आ रहा है, उसके क्लोरीन से कम क्यों है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? वो इस वजह से क्योंकि उसका साइज कम है और उसकी चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसके केस में रिपल्जन ज्यादा होगी। तो इस वजह से जो फ्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दिस इज लेस एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। देन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि अगर एक एटम ए और एक एटम बी आपस में एक बॉन्ड में बंधे हुए हैं, एक बॉन्ड के थ्रू वो अटैच्ड है, ठीक है, तो अब बीच में बॉन्ड जो बनी हुई है मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ कितना ज्यादा खींच सकता है? ठीक है, लेट सपोज बी अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच सकता। तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो सलाहियत है इन द बॉन्डेड एटम्स इनटू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। चाहे ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और न्यूक्लियर पुल कम हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटाइन, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो
पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करने से कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसने और इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है उसके साथ भी इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा इंक्रीज होता है उतना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। मलिकन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एन एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो 7 है इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। देन हमारे पास आ जाते हैं स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि आर्बिट्ररी होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पे हम इनको बनाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है पॉलिंग स्केल और एक आ जाता है मुलिकन स्केल। मुलिकन तो हमने अभी देख लिया, एवरेज होता है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और पॉलिंग जो होता है ये बॉन्ड एनर्जीज के कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है। अब इसमें क्या होता है, चाहे ए माइनस चाहे बी इज इक्वल टू 0.208 ई ए बी। ई ए बी बेसिकली क्या है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ए बी, ठीक है। और ई ए क्या है कि अगर ए था और बी था, ठीक है, ए और बी के रिएक्शन से हमारे पास ए बी जनरेट हुआ है। तो ए की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, बी की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, ये वाली हम लोग लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट में और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ए बी, और उसका हम लोग 1/2 मतलब इसका ओवरऑल हम अंडर रूट लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब इसमें ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको हम कहते हैं आयनिक रेजोनेंस बॉन्ड एनर्जी ए बी या डेल ए बी, इसे हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन को मैक्सिमम वैल्यू दी गई है 4 की, और ये आर्बिट्ररी है और बाकी को हम फ्लोरीन से कंपेयर करते हैं। अब जो मुलिकन स्केल है उसमें बेसिकली होती तो एवरेज है, बट उसको पॉलिंग स्केल से इक्विवेलेंट करने के लिए उसको एक फैक्टर से डिवाइड किया जाता है, विच इज 5.6। 5.6 यहाँ पे स्केल एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल की आपस में इक्वल रखता है। तो ये बेसिकली चीज है। यहाँ पे हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज करें और यहाँ पे हम बॉन्ड एनर्जी डाटा को यूज करें। फॉर्मूला दोनों की डिफरेंट है, बट वैल्यूज जो है वो एट द एंड दोनों की सेम आती हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मुलिकन का ये डिसएडवांटेज है, जब प्रॉपर्टीज नाउन है, यानी हमें आयनाइजेशन एनर्जी भी पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पता है, सिर्फ हम तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। और पॉलिंग का ये है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, सारों को फ्लोरीन से कंपेयर करके बताया गया, मतलब हम किसी को एब्सोल्युटली नहीं बता सकते, हम उसको रिलेटिवली सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं। ट्रेंड्स आर सिमिलर टू द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में इंक्रीज होती है और ग्रुप में हमारे पास डिक्रीज होती है। फ्लोरीन की हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आगे कुछ ब्रीफ से कॉन्सेप्ट्स हैं। पोलराइजेशन है, हम लोगों ने फजान रूल में भी देख लिया हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि के टाइन होता है और ए नाइन होता है। तो के टाइन क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बल्ज आउट हो जाता है। इस बल्जिंग आउट के फिनोमेना को हम लोग पोलराइजेशन का नाम देते हैं। अब ये कब फेवरेबल होगी, वही वाले फैक्टर्स हैं फजान रूल वाले, स्मॉल के टाइन, लार्ज एनाइन, हाई चार्ज डेंसिटी। और के टाइन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है देन द 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कॉपर की पोलराइजेशन पावर सोडियम से ज्यादा है, ऑल्दो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सेम है, बट इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाली है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। देन हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ जाती है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग चार्ज ऑन केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ केटाइन, कि अगर एक केटाइन है उस पर चार्ज कितना है, लेट्स से +2 है और उसका साइज कितना है, उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब चार्ज डेंसिटी से हमें बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं। डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर पता चलता है आयनिक कंपाउंड के अंदर। जितना हमारे पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वो इंडिकेट कर रहा है कि उतनी ज्यादा पोलराइजेशन है और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। इसी तरह चार्ज डेंसिटी के इंक्रीज होने से कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ती है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने से सॉल्वेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। और इसी वजह से लिथियम, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो लिथियम की सॉल्वेशन ज्यादा होती है, और लिथियम बहुत से हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बनाता है, जबकि यूजुअली एल्कली मेटल्स होते हैं वो इतने हाइड्रेटेड कंपाउंड्स नहीं बनाते, बट लिथियम हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से सॉल्वेटेड कंपाउंड्स बनाता है। फिर इसको इंक्रीज करने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, जिससे हमारे पास एसिडिक नेचर बढ़ती है। अब इसकी सिग्मा की वैल्यू जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी बढ़ने से पोलराइजेशन पावर बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि मेटल जो है वो मेटल कार्बोनेट है, अगर हमारे पास ये M+2 की फॉर्म है तो ऑक्सीजन को पोलराइज कर लेगा, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाना ज्यादा पसंद करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बीच में से निकल जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे पास पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होती चली जाती है तो ये थर्मली अनस्टेबल होता जाता है और इसकी कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फेवरेबल होती जाती है। मतलब ये कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट कम होती चली जाती है। तो जो सिग्मा की वैल्यू है चार्ज डेंसिटी की, वो डाउन द ग्रुप हमारे पास जो एल्कली मेटल्स हैं उनके बीच में डाउन द ग्रुप अगर हम जाते जाते हैं नीचे, तो हमारे पास जो सिग्मा की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है चार्ज डेंसिटी उसकी, क्योंकि साइज इंक्रीज होता जाता है। तो हमारे पास जो थर्मल स्टेबिलिटी है ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होती है। फिर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स है, हमारे पास जैसे जैसे पोलराइजेशन या ये सिग्मा की वैल्यू बढ़ती है सॉलिबिलिटी कम होती है। इसी वजह से हमारे पास सल्फाइड्स आर लेस सोलुबल देन ऑक्साइड्स, क्योंकि उनकी सॉलिबिलिटी कम होती है, उनकी सिग्मा जो है वो ज्यादा होती है। देन
सॉरी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, जिसकी जितनी ज्यादा सोई होती जाएगी उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होती जाएगी और उतनी ज्यादा उसकी वीडी होती जाएगी। सोई नहीं है बेसिकली, ये चार्ज डेंसिटी है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही थी। देन वी हैव गॉट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारे पास यहाँ ग्रुप नंबर 4 तक जाते हैं तो इंक्रीज होते हैं, और उसके बाद 5, 6, 7, 8 इनमें हमारे पास डिक्रीज होते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास मेटल से फिर मेटलॉइड्स आए और यहाँ से हमारे पास नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं, वहां से फिर ये डिक्रीज होते जाते हैं। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें मेटल्स वाली साइड पे, तो जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं बड़े होते जाते हैं एटम्स, एटम्स बड़े होते हैं तो उनकी पैकिंग लूज होती है। जब पैकिंग लूज होती है तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते चले जाते हैं। लेकिन पीरियड्स में हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है डाउन द ग्रुप, सॉरी ग्रुप में ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है इन केस ऑफ द नॉन मेटल वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे साइज बड़ा होता है वैसे वैसे वहाँ पे वंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज होती हैं, पोलराइजेशन इंक्रीज होती है। तो नॉन मेटल्स वाली साइड पे, इस साइड पे हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, बट मेटल्स वाली साइड पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ऑक्सीडाइजिंग मींस के ऑक्सीडाइजिंग वो होता है जो खुद रिड्यूस हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, मतलब वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। और रिड्यूसिंग वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे और दूसरों को रिड्यूस करे। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो हमारे पास 1A से 4A तक मेटल्स हैं। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती चली जाती है 4A तक, और यहाँ से आगे हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती चली जाती है, मैक्सिमम यहाँ पे फ्लोरीन की आ जाती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। डाउन द ग्रुप अगर हम करते हैं मेटल्स में करते हैं तो हमारे पास रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना ईजी होता चला जाता है। और यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है, क्योंकि फ्लोरीन की मैक्सिमम है और नीचे वाले की हमारे पास कम होती जाती है। और एयर टेक इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास इनर्ट होता है। ब्रीफ सी एक चीज रह गई है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, क्योंकि बॉन्ड जितनी लंबी होती जाएगी उतनी वीक होती जाएगी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। अगर हम इसमें देखें हाइब्रिडाइजेशन में, तो जैसे जैसे हमारे पास एस करेक्टर इंक्रीज होता है, sp3 से sp2 से sp पे हम जाते हैं, तो 50% एस करेक्टर यहाँ पे हो जाता है। तो एस करेक्टर के इंक्रीज होने से बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज होती है और बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता है। कैसे? अगर हम sp3 की बात करें तो उसका बॉन्ड एंगल 109.5 होता है, sp2 का 120 होता है और sp का 180 होता है। तो जैसे जैसे हमारा एस करेक्टर इंक्रीज होता है हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है बॉन्ड एनर्जी का एक और ट्रेंड, कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हमारे पास उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी होगी, क्योंकि उसकी बॉन्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट में हम कोई और टॉपिक इनऑर्गेनिक की सीरीज का डिस्कस करेंगे। टिल दैट स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल, so that you can get the new videos as soon as they are uploaded. Thanks for watching and best of luck for your tests. Allah Hafiz.